ये न्यू दिल्ली है, भारत की राजधानी। लेट्स टेक अ सिनेरियो कि स्पेस से एक बॉम्ब इसकी तरफ आ रही है। ये एक्चुअल बॉम्ब नहीं है, इसके अंदर ये जो कोन है अप्रॉक्स 2 मीटर की हाइट की, यानी 6 फीट। मिसाइल के टिप से इसे ड्रॉप किया जाता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, बट एक टारगेट के साथ। कौन से एरिया, कौन से एग्जैक्ट पॉइंट पे हिट करना है। सभी अपने डेली के कामों में बिजी हैं। लोग ऑफिस जा रहे हैं, बच्चे स्कूल, महिलाएं घर के कामों में इन्वॉल्व हैं। अर्थ सरफेस से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर अब ये बॉम्ब यहाँ तक आ चुकी है, और ये बॉम्ब यहीं फटेगी, क्योंकि ये एक नॉर्मल बॉम्ब नहीं है, ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब है, यानी कि एक एटम बॉम्ब है। और ये यहीं इसलिए फटेगी क्योंकि ये अगर यहीं फटती है तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगी, सबसे ज़्यादा डैमेज होगी, और तब एक पल के लिए ये जगह इस सोलर सिस्टम की सबसे गर्म जगह होगी, सूर्य से भी ज़्यादा गर्म, 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस। इस जगह की सारी चीज़ें डस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी, डस्ट से भी छोटी, एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल में। सब कुछ लगभग 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर वेपराइज हो जाएगी, यहाँ तक कि इंसान भी। इसके बाद ये ब्लास्ट वेव एक हथौड़े की तरह है, लेकिन एक हाई एयर प्रेशर की, और ये हवा साउंड के स्पीड से भी ज़्यादा रफ्तार से मूव करेगी। ये आपके हड्डियों को तिनके की तरह तोड़ सकती है, और 4 किलोमीटर रेडियस तक सब कुछ सपाट हो जाएगी। इस रेडियस के अंदर हर बिल्डिंग धूल में मिल जाएगी, और इसके पीछे आ रही ये हीट वेव सब कुछ जलाकर राख कर देगी। 8 किलोमीटर रेडियस के अंदर या सभी कोई मर गए होंगे या लोगों को 3rd डिग्री बर्न हुई होगी। आफ्टर दिस जो डस्ट होती है वो एक क्लाउड फॉर्म करती है, एक मशरूम क्लाउड, मशरूम की तरह दिखने वाला ये क्लाउड। पर अब ये क्लाउड एक नॉर्मल डस्ट क्लाउड नहीं है, ये बॉम्ब ने इसके साथ कुछ किया है, इसके एटम के साथ कुछ किया है। जब ये बॉम्ब ब्लास्ट करती है उस जगह में वैक्यूम बना देती है, और उस वैक्यूम को भरने के लिए ज़मीन में जो डस्ट होती है वो ऊपर आ जाती है, और वो धूल नहीं रहता। इतना हीट इस डस्ट को सिर्फ मेल्ट डाउन नहीं करता, इसे वेपराइज कर देता है, इसे गैस में कन्वर्ट कर देता है। और बॉम्ब में ये जो यूरेनियम होती है और जो मूविंग न्यूट्रॉन्स होती हैं, वो इस गैस के एटम को अनस्टेबल कर देती है। उस क्लाउड के एटम अब रेडियो एक्टिव पार्टिकल बन चुके हैं। अब इस क्लाउड के डस्ट नॉर्मल डस्ट नहीं रहे, एक पॉइजन डस्ट बन चुकी है। और जब ये क्लाउड ठंडी हो जाएगी तब ये आके इसी रीजन में बरसेगी। वो डस्ट मिट्टी, पौधे, इंसानों के अंदर जाएंगी। उस डस्ट से निकलने वाली रेडिएशन इंसानों में तरह तरह की कैंसर होगी। वो ज़मीन अनाज उगाने के लायक रहेगी नहीं, और बस साल या 2 सालों के लिए नहीं, अगले 10, 100, 1000 सालों तक उस डस्ट से रेडिएशन आती रहेंगी। अगले 100 सालों के बाद भी लोग इस रीजन में डिसेबिलिटी के साथ पैदा लेंगे। अगले 1000 सालों के लिए ये रीजन इंसानों के रहने लायक रहेगी नहीं, और ये डिजास्टर इंसानों के द्वारा बनाया गया है। जर्मनी तभी नाजी पार्टी के अंडर थी। इस जगह पे हिटलर का रूल था। तभी बर्लिन में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट की जाती है। इसके रिजल्ट में ये आता है, ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार एक एटम को 2 हिस्सों में तोड़ा गया था। इस चीज़ को फिजन कहा जाता है। ये बॉम्ब थियोरेटिकली एटॉमिक बॉम्ब के कॉन्सेप्ट को पॉसिबल कर देती है। अब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जा सकता था। अगले ही साल 1939 में वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन एक लेटर लिखते हैं यूएस के प्रेसिडेंट को। ये लेटर वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होने से 2 हफ्ते पहले ही भेजी गई थी। इस लेटर में आइंस्टाइन यही बता रहे थे कि जर्मन साइंटिस्ट ने फिजन डिस्कवर किया है, और इस खोज से ऐसा बॉम्ब बनाया जा सकता है, इतना पावरफुल बॉम्ब बनाया जा सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसके एक अटैक से एक बड़ी पोर्ट और उसके आसपास की टेरिटरी को ख़त्म किया जा सकता है। जर्मन साइंटिस्ट इस न्यूक्लियर रिसर्च पे खुफिया तरीके से काम भी कर रहे हैं, और जर्मनी ने यूरेनियम की एक्सपोर्टिंग बंद भी कर दी है। अगर जर्मनी ने पहले बॉम्ब बना लिया तो अनहोनी हो जाएगी। इससे पहले आपको बॉम्ब बनाना होगा, यानी यूएस को बॉम्ब बनाना होगा। इस लेटर को बाद में आइंस्टाइन रिग्रेट भी करते हैं जब यूएस बॉम्ब बना लेता है और वॉर में इस्तेमाल कर लेता है। इस लेटर को यूएस सीरियसली लेते हुए एक कमेटी बनाता है, एडवाइजरी कमेटी ऑन यूरेनियम।
इसके अंडर न्यूक्लियर चेन रिएक्शन एक्चुअल में पॉसिबल है कि नहीं, इस पे स्टडी करते हैं। और 1940 और 41 के बीच में साइंटिस्ट प्रूव कर देते हैं कि ये न्यूक्लियर चेन रिएक्शन पॉसिबल है। वेट, ये न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होती क्या है और इस बॉम्ब को क्या चीज़ है जो इतना इम्पैक्टफुल बनाती है? इसके पीछे के फिजिक्स को थोड़ा समझते हैं। ये जितनी भी मैटर हैं, यानी जितनी चीज़ें होती हैं, ये एटम से बनी हुई है। ये जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं, ये हवा, सब कुछ एटम से बनी हुई है, अलग अलग तरह के एटम से बनी हुई है। Atoms are the tiny building blocks which make up everything in the world. इस एटम के अंदर एक सीक्रेट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सीक्रेट है। ये एटम एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। मतलब कि मैटर यानी एटम और एनर्जी एक ही चीज़ है पर डिफरेंट स्टेट में। सभी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आप ऑब्जर्व करते हैं, सभी चीज़ों को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट कर सकती है। इतनी कि आपके घर की इलेक्ट्रिक कंजप्शन को फुलफिल कर सकती है, वो भी 1 या 2 दिनों के लिए नहीं, सालों के लिए, 1000 या 2000 सालों के लिए। लेट्स टेक एग्जाम्पल। मेरे पास ये एक ग्लास बॉल है, वेट लगभग 100 ग्राम के आसपास होगी। क्या लगता है आपको कितनी एनर्जी होगी इसके अंदर? गैस कीजिए। 100 जूल, 200 जूल, चलिए 1000 जूल रख लेते हैं। नहीं, ये इतना बड़ा अमाउंट है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसे समझने के लिए कि ये बॉल कितना एनर्जी दे सकती है, ये जानने के लिए हमें फिजिक्स की सबसे फेमस फार्मूला का यूज़ करना होगा, E = mc², जहाँ पे E = एनर्जी है, m स्टैंड फॉर मास एंड c = स्पीड ऑफ लाइट। अगर इस बॉल को एनर्जी में कन्वर्ट करनी है तो E = मास जो 0.1 kg है, मल्टीपल ऑफ स्पीड ऑफ लाइट की स्क्वायर। अगर लाइट की स्पीड की स्क्वायर की जाए तो वो इतना आता है, और अगर इस मास से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो इतना जूल आएगा। और ये इतना एनर्जी है कि पूरे भारत की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को 12 घंटे के लिए फुलफिल कर सकती है, या फिर एक एवरेज इंडियन हाउस को अगले 20 सालों के लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकती है। इस छोटे से बॉल में जितनी एनर्जी है, ये जो बॉम्ब जापान के नागासाकी में गिराई गई थी, उसे 100 गुना बड़ी एक्सप्लोजन कर सकती है। पर यह आसान नहीं है, मतलब कि नामुमकिन ही मान लीजिए, क्योंकि जितना एनर्जी ये प्रोड्यूस करेगी उससे ज़्यादा एनर्जी इसको लगेगी वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। अगर एक्चुअल में आपको मैटर से एनर्जी चाहिए तो उसके लिए आपको अलग तरह के एटम लगेंगे, बड़े और अनस्टेबल वाले, लाइक यूरेनियम। देखिए, जब एक बड़ा और अनस्टेबल एटम को न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया जाता है तो वो एटम 2 हिस्सों में टूट जाता है और थोड़ा सा मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और ये प्रोसेस रिपीट पे चलता है और यहाँ पे एक चेन रिएक्शन क्रिएट होती है और इसे फिजन रिएक्शन कहते हैं। Those neutrons bombard other uranium atoms, causing them to split and split still others. The result? A chain reaction. वहीं दूसरी तरफ जब 2 छोटे एटम मिलते हैं तो कुछ मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और इसे फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं, जो सन में हो रही है। फिर अर्थ पे लोगों ने सोचा क्यों ना इसे बनाया जाए। जब यूरेनियम 235 नेचर में होता है तभी वो बहुत ही अनस्टेबल होता है, और जब उसे एक न्यूट्रॉन से हिट करते हैं तब वो यूरेनियम एटम 2 एटम में ब्रेक हो जाती है, और फर्दर ये न्यूट्रॉन यूरेनियम एटम को हिट करती है और ये चलता ही जाता है और एक चेन रिएक्शन फॉर्म करती है। जब यूएस पता कर लेता है कि ये चेन रिएक्शन रियल में पॉसिबल है, तब जाकर ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट, ओपनहाइमर, फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब और भी ब्रिलियंट साइंटिस्ट मिलकर एक खुली रेगिस्तान में बॉम्ब बनाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर 2 चल रही है। ऑफ कोर्स यूएस न्यूक्लियर वेपन की रेस जीत जाता है और वर्ल्ड वॉर 2 में यूज भी कर लेता है। यूएस 2 बॉम्ब जापान में गिराता है, हिरोशिमा और नागासाकी में इन 1945। जापान सरेंडर कर देता है और जंग खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ से एक नई जंग की शुरुआत होती है, एक नई तरीके की ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत थी। कुछ सालों के बाद सोवियत यूनियन भी अपना खुद का बॉम्ब बना लेती है। अब एक नई रेस स्टार्ट हो गई थी, कौन बड़ा बॉम्ब बना सकता है। तभी शायद यूएस को लगा होगा कि इस बॉम्ब में अब मजा नहीं आ रहा। वो करते हैं जो सन में हो रहा है, एटम को फ्यूज करते हैं। ये जो फ्यूजन रिएक्शन है ये इतना पावरफुल नहीं है जितना कि फ्यूजन रिएक्शन है जो सन में हो रहा है, और कुछ सालों के बाद उन्होंने फ्यूजन बॉम्ब भी बना लिया। इंडिया के लिए ये स्टार्ट होती है 1944 में, जब फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा एक लेटर लिखते हैं टाटा फैमिली को कि इंडिया को अपनी एक न्यूक्लियर साइंस इंस्टीट्यूट की जरूरत है। और 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्टार्टिंग होती है और 1954 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बनाई जाती है। इंडिया एशिया की पहली न्यूक्लियर रिएक्टर बनाती है, अप्सरा, अगर यूएसएसआर को हटा दिया जाए तो। इंडिया के न्यूक्लियर वेपन की रेस की मेन टर्निंग पॉइंट वो थी जब इंडिया चाइना से जंग हार जाता है
और 1964 में चाइना अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करता है और ये इंडिया के लिए थोड़ा वर्नेबल थी। आपने अभी अभी एक जंग हारी है अपनी पड़ोसी से और वही पड़ोसी इतना बड़ा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बनाने की तरफ बढ़ रहा है और इसको देखते हुए इंडिया सीक्रेटली एक प्रोग्राम स्टार्ट करती है और इसके रिजल्ट में इंडिया अपनी पहली न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करती है पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा। इसके बाद न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बनाई जाती है NSG, जो इंडिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बनने से रोकती है। सालों तक फ्यूल टेक सब बंद कर दी जाती है, लेकिन इंडियन साइंटिस्ट लाइक राजा रामन्ना और बाद में APJ अब्दुल कलाम सीक्रेटली अपना काम कर रहे थे। वो अपना खुद का मिसाइल बनाते हैं जो बॉम्ब को कैरी कर सके। फिर 1998 में इंडिया 5 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट करता है पोखरण में। और इंडिया ओपनली डिक्लेयर करता है वी नाउ हैव न्यूक्लियर वेपन। उसके बाद US, जापान जैसे देश हम पे सैंक्शंस भी लगाते हैं, लेकिन वी हैव द न्यूक्लियर पावर। अब कोई भी देश हम पे अटैक करने से पहले 2 बार सोचेगा। लेकिन इंडिया की एक पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज। इसमें यह है कि वॉर के दौरान कभी भी इंडिया पहले न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेगा। अब आपको ये दिखाता हूँ कि एक मॉडर्न न्यूक्लियर वेपन कैसी दिखती है और वो कैसे काम करती है। ये एक मॉडर्न न्यूक्लियर वेपन है, थर्मो न्यूक्लियर वेपन या हाइड्रोजन बॉम्ब भी कहते हैं इसे। इसकी हाइट अप्रॉक्स 6 फीट होती है और जो एक्चुअल बॉम्ब है वो यहाँ पे है। कितनी बड़ी है ये तो पता नहीं, पर एक मूंगफली की शेप में है। इस कोन को किसी चीज़ में फिट किया जाता है इसे अपने टारगेट तक पहुँचाने के लिए, जैसे एक मिसाइल या रॉकेट के टिप में फिट किया जाता है और इसे स्पेस की तरफ लॉन्च किया जाता है और एक पॉइंट में जाकर रॉकेट के पार्ट्स सेपरेट होते हैं और जो कोन होती है वो गिरती है अपने टारगेट की तरफ। ये जब अपने प्री प्रोग्राम एल्टीट्यूड में पहुंचती है तभी ये ट्रिगर करती है। एक्चुअली देखिए यहाँ पे होता क्या है। ये स्टार्ट होती है जस्ट एक रेगुलर बॉम्ब से, एक केमिकल बॉम्ब से। अभी तक कोई न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हुई नहीं है। वही ये रेगुलर बॉम्ब ट्रिगर करती है एक फिजन बॉम्ब को, वही जहाँ पे न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट होती है और एटम 2 हिस्सों में टूट जाती है और ये चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देगी और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगी, लिटरली बहुत ज़्यादा, एट द स्पीड ऑफ लाइट। और ये अब जाकर ट्रिगर करेगी फाइनल बॉम्ब को, फ्यूजन बॉम्ब को। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट है, 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ये सन के कोर से भी ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है। और इस तीसरे बॉम्ब में जो सबसे बड़ा बॉम्ब है, इसमें हाइड्रोजन एटम फ्यूज़ करते हैं एक दूसरे में और थोड़ी बहुत मैटर एस्केप कर जाती है और एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और वही मैंने बताया ही आपको, E=mc² वाली चीज़ें। एक छोटी सी मास मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। और क्या मिलता है इससे? एक टोटल डिस्ट्रक्शन। और हाँ, इसे हमने ही बनाया है। ये मॉडर्न वाले न्यूक्लियर वेपन तो अभी तक किसी वॉर में यूज़ नहीं हुए और ना ही हो तो अच्छे हैं। अगर मैं आपको विजुअलाइज कराऊं कि ये कितनी बड़ी है तो कहीं गिराते हैं इसे अपने कैपिटल सिटी में। बहुत ही भद्दी सोच है, लेकिन बस आपको विजुअलाइज कराने के लिए कि ये कितना डिस्ट्रक्टिव है। अगर हम एक फिजन बॉम्ब गिराएं जो जापान में गिराई गई थी, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे, ये इस तरह की दिखेगी। और इसे अपग्रेड करके आज के फ्यूजन बॉम्ब देखी जाए जो आज के मॉडर्न न्यूक्लियर वेपन हैं, तो वो इस तरह की दिखेगी। कोल्ड वॉर के टाइम बहुत से बड़े बॉम्ब बनाए गए। अगर आज तक की सबसे बड़ी फ्यूजन बॉम्ब जो टेस्ट की गई है तो वो इस तरह की दिखेगी। पूरा शहर साफ हो चुका है, गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा, सब कुछ। मेरठ के लोगों तक को 3rd डिग्री बर्न होगी। ये कितना हॉरिबल चीज़ है जिसे इंसानों ने इन्वेंट किया है। ये पॉसिबल है, इस तरह के बॉम्ब हैं हमारे पास और लगभग 12,000 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं दुनिया में कहीं ना कहीं। और ज़्यादातर न्यूक्लियर बॉम्ब दुनिया के 2 देशों के पास है, US और रशिया। लेकिन इन टोटल दुनिया के 9 देशों के पास ये डिस्ट्रक्टिव बॉम्ब है, जिसमें से एक देश एडमिट नहीं करता कि उसके पास बॉम्ब है, पर उसके पास है। और ये देश इन बॉम्ब्स को एक जगह स्टोर कर नहीं रखती, इसे ज़मीन, हवा और सबमरीन सभी जगह फैला कर रखती है। और ये 12,000 बॉम्ब पूरे वर्ल्ड के जियोपॉलिटिक्स को कंट्रोल करती है। वो सेंस ऑफ फियर हवा में प्रेजेंट है। इट कैन थ्रेट एनी कंट्री। थैंक यू।